हेलो फ्रेंड। तो आज हम फिर से बात करते हैं अपना एक और टॉपिक, और ये पार्ट टू रहेगा। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चल रहा था। तो ये पार्ट टू है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो थोड़ा डेप्थ में जाने के लिए हम इनके कार्बन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसमें समझेंगे कि कार्बन के और क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पार्ट वन में मैंने कार्बन के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताए हैं। तो अगर आप उसको स्टडी करेंगे तो आपकी जो स्टडी होगी वो कंटिन्यू प्रोग्रेसिव इस सब्जेक्ट में और बढ़ती चली जाएगी। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे मैंने बताया। तो आइए बात करते हैं इसके और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जैसे कार्बन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसके एटम जो हैं एक दूसरे से कंबाइंड हो जाते हैं। और कंबाइंड केवल कंबाइंड ही नहीं होते हैं, वो कंबाइंड होके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो हम इसकी तो कार्बन की एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं। कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन, शॉर्ट में लिखेंगे ताकि हमें इसको रिवाइज करने में आसानी हो। इट हैज़ एबिलिटी टू मेक लॉन्ग चेन। पहला पॉइंट। ओके। तो एटम टू एटम, जैसे एटम टू एटम बनाता है तो ये लॉन्ग चेन बनाता है। अगर आपको इसके एग्जांपल देखने हैं, जिस पहले पॉइंट के एग्जांपल, तो जैसे हमने देखा है इसके एग्जांपल्स भी दें ताकि एग्जांपल्स के साथ हम सीखें कि कैसे बनाता है। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे सामने मीथेन। मीथेन एक गैस है, ट्रांसपेरेंट ऑडरलेस गैस, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH4। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला इसका केमिकल फार्मूला होता है CH4, यानी कि H के 4 एटम, C का एक एटम कैसे कंबाइन होता है? CH H H H, क्योंकि H के 4 है। तो हम ऐसे इसको बना लेते हैं थोड़ा सा। अगर H का माना, इसको हम एक सिंपल ऐसे इस तरह के डॉट से दिखाएं, इसका मतलब कि H का एक एटम C से शेयर कर रहा है, इस तरह से एक कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने पहले वाले पार्ट में आपको बताया है। C का समझ लेते हैं इस ऐसे क्रॉस सिंबल से C के एटम इस तरह से शेयर कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मैंने बताया कि एलिमेंट हमेशा अपने जब एटम शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो एक ऑक्टेट पोजीशन को अचीव करने की हमेशा दौड़ में लगा रहता है। तो ये ऑक्टेट पोजीशन अचीव कर ली सी ने। और H भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। आपने पढ़ा भी होगा कि एट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं। तो न्यूट्रल के लिए कि उसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयरिंग है वो बैलेंस होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे C ने H को एक दिया, H ने भी एक C को दिया, C ने एक H को दिया यहाँ भी, और H ने C को दिया। सेम इधर, सेम इधर, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट हम बना रहे हैं बीच में इस तरह के, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड को एक्सप्रेस करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके। तो इस तरह से बनाते हैं। ये मीथेन का हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें,
दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, इथेन का ले लेते हैं। थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज समझ में आएगा। इथेन यानी कि इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H6। ओके, यहाँ पर C के दो हैं, तो C में एक यहाँ बनाता हूँ, एक यहाँ बना लेता हूँ। ओके, H हो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो उस तरह से H का मैं एक एक डॉट से एक्सप्रेस कर लेता हूँ। H C से शेयर कर रहा है इस तरह से, और इस तरह से, और इस तरह से, इस तरह से एक H और बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये तो 5 ही H हो रहे हैं। एक और हमें H और बनाना पड़ेगा, एक H यहाँ बनाते हैं, राइट। तो H यहाँ भी एक शेयर करेगा। और अब कार्बन के बनाते हैं। कार्बन ने एक सपोज ये दिया, एक ये दिया क्रॉस से, और एक ये दिया, यहाँ भी एक ये और ये। और अब यहाँ देखिए, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 में से देखो 3 यहाँ हो गया, 3 इधर हो गए, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देते हैं। इस वाले सी का लेफ्ट हैंड साइड सी है, और राइट हैंड वाले सी का भी एक यहाँ बना देते हैं। तो अब ये इस वाले सी में देखो 8 हो गए, और इस वाले सी में भी 8 हो गए। इसने एप्टेड पोजीशन प्राप्त, मतलब इन दोनों सी ने एप्टेड पोजीशन अचीव कर ली, और इनके भी दो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए। इस तरह से बैलेंस हो गया, कहने का मतलब कोवलेंट बॉन्ड हमने बनाया, एक दिया एक लिया। तो इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो लाइक दिस, ऐसे बनेगा, H H H H H H। इस तरह से हम जो बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं लाइक इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनका हम जो है इस तरह से लॉन्ग चेन बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह से चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ये यूनिक है। ओके, इट इज, ये तो एक प्रॉपर्टी होगी, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, बट आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो डिटेल में मिलेगी, ताकि आपको कोई और कहीं और देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। हम इस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे आपने देखा ना कि ये स्ट्रक्चर बन गया इधर, और अब और सी हो, माना और इसमें सी ऐड होंगे, तो सी आगे चलता रहेगा इस तरह का। तो ऐसे इस तरह के बनेगा सी 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 सी, इनसे एच 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 इस तरह से जुड़े रहेंगे। तो ये एक लॉन्ग चेन बना, ये एक बैकबोन हो गया इसका, एक बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये बैकबोन लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है कि अदर एटम्स को अपने साथ एसोसिएट करने की अपॉर्चुनिटी दे देता है। तो ड्यू टू इट्स backbone like structure, like okay, structure of atom, it gives other atoms to combine with it। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी हुई। ओके, अब मैंने ये बताया कि ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब दो एटम आपस में बैलेंस हैं, यानी कि जितना एक ने डोनेट किया उतने दूसरे ने रिसीव किया, तो फिर वो किसी और एटम के लिए अट्रैक्ट नहीं होंगे।
ना वो किसी और एटम से और डिमांड करेंगे कि वो मतलब किसी और एटम के साथ फिर से जुड़ जाएं या डोनेट कर दें। तो कहने का मतलब कि इस तरह से वो फिर रिएक्शन उनका कम हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये इनका जो रिएक्टिव नेस होता है वो बहुत कम हो जाता है अदर एलिमेंट्स के साथ, लाइक ऑक्सीजन या क्लोरीन एटसेट्रा। तो इसलिए ये हमेशा कार्बन जो है फ्री स्टेट में होते हैं। तो इसका एक पॉइंट लिख देते हैं, कार्बन इज फाउंड इन फ्री स्टेट। शायद मैंने पहले वाले पार्ट में पूछा भी था कि फ्री स्टेट में क्यों होता है। तो फ्री स्टेट में होने का मतलब इसका रीजन है, लिख देते हैं रीजन, दैट इट मेक्स कोवैलेंट बॉन्ड BONDs। ओके, तो इस therefore its reactiveness is very less and always it is found in free state। ओके, और नेक्स्ट अगर हम चलें दूसरा, और ये तो एक टॉपिक हो गया कि कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक सब टॉपिक कि ये कार्बन जो अपना कंबाइंड स्टेट या फ्री स्टेट में होता है तो किस किस फॉर्म में होता है। कार्बन ये वो अगर हम ए माने, अगर हम इसको इस पूरे प्रोसेस को हम ए माने तो हम इसको पार्ट बी मान सकते हैं, राइट, जिसमें कि कार्बन इन इट्स कंबाइंड स्टेट। तो अभी मैंने बताया कंबाइंड स्टेट या फ्री स्टेट, तो ये होते हैं जैसे कार्बोनेट हमेशा अपने फ्री स्टेट में होते हैं। ओके, जैसे अब इसमें आप कार्बोनेट कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं, क्योंकि आप पूछोगे फिर कार्बोनेट क्या होते हैं, लाइमस्टोन, ओके, या मार्बल भी हो सकता है, और या फिर और हो सकते हैं डोलोमाइट। तो लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट कार्बोनेट्स फॉर्म में होते हैं। ये कार्बन के ही फॉर्म्स हैं कार्बोनेट्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे, ये भी हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में लाइक प्रोटीन, ओके, और पेट्रोलियम हो सकता है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ये भी हो सकता है। तो ये सब कार्बोनेट के फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड, वन मोर थिंग, कार्बन डाई ऑक्साइड, ओके, तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में हो गए। तो आपने ये देखा कि कार्बन के क्या क्या होते हैं। अब इसको सी पार्ट डाल देते हैं, एक अलग अलग टाइप के हम इसको कवर कर रहे हैं। अब हम लिख दें सी पार्ट। आप अगर इसको ढंग से नोट्स में बनाओगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको बना सकते हो, और इसको रिवाइज करने में बहुत कम समय लगेगा। मेनली जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम के समय में प्रिपरेशन करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और आपके पास समय कम होता है। थर्ड हम ले लेते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ओके, जैसे मेन 2 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, कौन से होते हैं। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, या पहले एक एक करके बता देते हैं। चलो, इसमें पहला एलोट्रॉप्स यहाँ पहले मैं एक ऐसे ड्रॉ कर दूँ। एक हम ले लेते हैं आपका ग्रेफाइट
और एक ले लेते हैं आपका डायमंड। ये दो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। अब आपके मन में यह देखो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, चलो ये भी बता देते हैं एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। देखो एलोट्रॉप्स क्या होता है कि एक एन एलिमेंट, ये एन एलिमेंट हैव डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, राइट। अब फिजिकल फॉर्म्स क्यों? ड्यू टू इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये एलोट्रॉप की डेफिनेशन है। एलोट्रॉप की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स होते हैं ड्यू टू इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर तो एलोट्रॉप है। जैसे कार्बन के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है ग्रेफाइट एंड डायमंड। केमिकली बोथ आर सेम, बट केमिकली दे आर सेम। दे आर सेम, ये केमिकली सेम है, राइट। मतलब कहने का मतलब कि अगर हम एक किसी ए अमाउंट या एक्स अमाउंट का हम ग्रेफाइट लें, एक्स ही अमाउंट का हम डायमंड लें, आप अगर इनको हम ये बर्न करें इनको, राइट, तो इनके बर्न होने से ऑक्सीजन में CO2 प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों को अगर हम बर्न करें, अमाउंट सेम है एक्स, तो जो CO2 की क्वांटिटी होगी दोनों में से वो भी क्या होगी, सेम। तो केमिकल में तो कोई चेंज ही नहीं है, ठीक है, फिजिकल में सिर्फ चेंज है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो पहले हम थोड़ा ग्रेफाइट के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर डायमंड के बारे में, राइट। तो पहला पॉइंट कई बार क्वेश्चन में या एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड डायमंड, व्हाट आर द एलोट्रॉप्स। तो उस केस में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहले मैं ग्रेफाइट की बात करता हूँ कि ग्रेफाइट, एक और लाइन ड्रॉ कर देता है ताकि आपको ये पता चले कि इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या ऐसा डिफरेंस होता है। ग्रेफाइट और इधर हो गया डायमंड, सॉरी दिस इज डायमंड। दिस इज डायमंड, दिस इज ग्रेफाइट। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसे मैंने बताया आपको कि ग्रेफाइट, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर समथिंग लाइक ऐसा होता है। थोड़ा मैं पेन का कलर भी चेंज करूँ तो आपकी इम्प्रेशन, आपके आईज में कुछ डिफरेंट हो। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ओके, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा इनको और बड़ा कर देता हूँ, ओके। इसको कुछ ऐसा, तो आपस में ऐसे जुड़े हैं कोवैलेंट बॉन्ड से, इस तरह। इस तरह से जुड़े हैं। तो दूसरा इसका जो है, हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा एक और हल्का सा इसको हम थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं, एक कि थोड़ा विजिबिलिटी आए कि कैसे इनके बीच वीक फोर्सेस बनता है। तो इसको और थोड़ा नीचे, समथिंग ऐसा, दिस दिस, यस, एंड दिस। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, मतलब सेम जो ये है स्ट्रक्चर, सेम वही स्ट्रक्चर में यहाँ भी बना रहा हूँ, राइट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको आप समझें तो आपको ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं होगी, बल्कि आपको ये समझ आएगी कि दोनों के उसमें क्या क्या डिफरेंस है। इस तरफ से
इस तरह से बना, दोनों सेम है, थोड़ा सा जैसे इन दोनों के बीच एक वीक फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस इनके बीच बना, एक वीक फोर्सेस बना, एक वीक फोर्सेस बना, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट के केस में। ग्रेफाइट का जो आपका अरेंजमेंट है, यानी कि कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह होता है। कार्बन एटम्स arrangement in graphite। ग्रेफाइट राइट, उस ग्रेफाइट में कार्बन अरेंजमेंट इस तरह होता है। अगर आप इसमें जाएंगे, डायमंड में जाएंगे, तो डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन का एटम इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से ये सब सी है, कार्बन 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 कार्बन, तो हर एक एटम अगले तीसरे एटम से ऐड होता है, समथिंग लाइक दिस, ये ऐसे ऐड होगा समथिंग, इस तरह से एक ट्री सा बनता है राइट। तो दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है आपने देखा, इसमें कार्बन एटम्स अरेंजमेंट इन डायमंड, दोनों के उसमें ये फर्क है। ओके, तो आगे चलते हैं, अब हम एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम डायमंड के बारे में ही पढ़ लें या ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले ग्रेफाइट के बारे में देख लेते हैं, फिर और पढ़ लेते हैं। तो ग्रेफाइट क्या होता है, अदर पॉइंट इसके, ग्रेफाइट ब्लैक होता है, आपने देखा होगा राइट। ओपैक होता है, ओपैक का मतलब कि वो ना ट्रांसपेरेंट है ना ट्रांसल्यूसेंट है। हमने तीन तरह के ऑब्जेक्ट पढ़े थे छोटे क्लासेस में भी, एक तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपैक। ओपैक का मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यानी कि कोई भी सॉलिड, जैसे पेन, पेंसिल, टेबल, इस तरह के राइट। और ट्रांसपेरेंट आपको पता ही है, जैसे शीशा, जिसमें से हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। और ट्रांसल्यूसेंट है कि जिसमें पार्शियली हम लाइट क्रॉस हो सकती है, जैसे आर्कलिक सीट्स, या कभी कभी आपने विंडोज़ के शीशे भी देखे होंगे जिसमें पार्शियली लाइट पास हो सकती है, तो ऐसे को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हम ग्रेफाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रेफाइट इज ब्लैक, ओपैक, शाइनी, SHINY, शाइनी, एंड सॉफ्ट, सॉपी, सॉपी टच होता है इसका, सॉपी मतलब सॉपी टच बोल सकते हैं। तो BOSSS तो बहुत सही है, इसका हम अगर शॉर्ट करने वाला है BOSSS, बॉस, एक प्रॉपर्टीज़ की बॉस होती है जो हमने आपको बताया। और ग्रेफाइट का जो वेट होता है ये लेस होता है डायमंड से, डेंसिटी कम होती है इसकी। और तीसरा ये है कि मॉडरेट कंडक्टर ऑफ हीट होता है ये, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मॉडरेट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, मॉडरेट कंडक्टर but good conductor of electricity, but good conductor of electricity। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, और भी इसके काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे if graphite is heated under very high pressure and in presence of some catalyst it gets converted into diamond as well। तो कहने का मतलब है कि अगर हम इसको बहुत हीट दे दें राइट, तो आफ्टर गिविंग much heat it can be converted into diamond। it can be converted, शॉर्ट में लिख देते हैं, it can be converted
into diamond. If we give it immense heat बहुत ज़्यादा हीट, ओके, by using, ऐसा भी लिखते हैं catalyst, by using some catalyst, by using some catalyst, oh sorry, so हम इसको लिख सकते हैं by using some catalyst. कैटलिस्ट का मतलब यहाँ पे वो है जो किसी रिएक्शन को बढ़ावा देते हैं। जैसे आग में हम घी डालेंगे तो घी ने कैटलिस्ट का काम किया, वैसे कैटलिस्ट है कि हम अगर ग्रेफाइट को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने में या उसको हीट दे रहे हैं तो उस हीट को और बढ़ावा देने में हम जिस भी कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं तो वो हेल्पफुल होता है डायमंड बनाने के लिए, राइट। अब इसके क्या यूज हो सकते हैं, यूजेस क्या हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसी इस कलर से लिख लूँ। यूजेस क्या होता है इसके, तो इसका यूज़ क्या है आपको पता ही है। पहला यूज़ हम लिख सकते हैं इसका एच, ए ड्राई लुब्रिकेंट, DRY लुब्रिकेंट, ओके। और एक और है पेंसिल्स भी तो बनाते हैं इसका। और इसका कार्बन इलेक्ट्रोड्स, आपने कभी सेल को फोड़ा है, मतलब बचपन में हमने सेल्स जो रेडियो के काफ़ी फोड़े हैं, तोड़े हैं, फोड़े हैं, कुछ भी आपने देखा उसका, उसमें से कार्बन रॉड निकलती है जिसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। तो कार्बन इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स हम उनको बोलते हैं ड्राई सेल बोलते हैं ना उसको। और कार्बन ब्रशेस भी बनाए जा सकते हैं, कार्बन ब्रशेस। अब कार्बन ब्रशेस कहाँ यूज़ होते हैं, ये कार्बन ब्रशेस इन इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होते हैं। सी है इलेक्ट्रिक मोटर, तो ये इसका यूज हो सकता है, राइट। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अब इसके बारे में, अब ये तो इसके यूजेस हो गए। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में कहें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कहाँ पे लिख सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। तो छोटा सा ही बना लेते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा है, ओके। तो ये तो हो गई इस ग्रेफाइट के बारे में। अब हम चलते हैं डायमंड के बारे में, ओके। डायमंड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला इसका एक और ग्रीन में किया, तो ग्रीन में ही हम यहाँ भी, चलो इसको हम कुछ और कलर में लेते हैं, इस तरह के कलर में ले लेते हैं। तो पहला इसका है कि ये होता है हार्डेस्ट एलिमेंट, हार्डेस्ट एलिमेंट नहीं, मतलब एलिमेंट तो कार्बन हो गया उसका, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया, एक कार्बन का ही फॉर्म है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन भी उसको बोल सकते हैं। हार्डेस्ट है, प्योरेस्ट है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये हम उसको बोल सकते हैं फॉर्म ऑफ कार्बन, ये N है। और हम इसको, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट, और इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और इसका ये कैसे बनता है, इन प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर, कुछ ऐसे हाई प्रेशर बन सकता है। और
इसका टेम्परेचर और हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, प्रेशर तो करीब करीब 70,000 एटमॉस्फेयर होता है, और आपका टेम्परेचर करीब करीब होना चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब और इसके यूजर्स क्या हैं, तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए तो हम इसको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट बताते हैं। यूजर जैसे रॉक बोरर्स इसको यूज़ करते हैं। ओके, रॉक बोरर्स यूज़ करते हैं, और इसका हो सकता है ग्लास कटर के फॉर्म में, ग्लास कटर यानी कि शीशे को काटने के लिए इसका यूज़ हो सकता है। और इसका यूज हो सकता है आपका ज्वेलरी में, ज्वेलरी में इसका यूज़ हो सकता है। हाई प्रेसिजन थर्मामीटर में यूज़ हो सकता है, हाई प्रेसिजन थर्मामीटर में इसका यूज़ हो सकता है, थर्मोमीटर्स में इसका यूज़ हो सकता है। और मैं इसको ये बता दूँ इसके बारे में, को जैसे आप इसको हमारे इंडिया में करीब करीब 800 अदर्स कैटेगरी में डाल दें इसको, है ना। जैसे अदर्स में क्या होगा कि हमारे इंडिया में 800 बीसी में इसको डिस्कवर किया गया था, राइट। और तब एक गोलकुंडा की माइंस होती थी जो आज की तेलंगाना में है। तो आपने पढ़ा होगा कि कोहिनूर एक हीरा है, कोहिनूर हीरा जिसको हम बोलते हैं, इसका हमारे हिस्ट्री में बहुत आता है कई बार कि, तो ये जो कोहिनूर हीरा है वो वज्रक करूर एक जगह है आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से ये माइन किया गया था। और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, अनंतपुर वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से नरेगा की शुरुआत हुई और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। तो साइंस के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आई थिंक ये आज के इस वीडियो के लिए काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके पार्ट 3 को लेके। तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत नॉलेजफुल रहेगा इसको स्टडी करना। अगर कुछ आपको समझ में कुछ नहीं आया या फिर कुछ और चीज़ें पूछनी है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उनको ढंग से सॉल्व करूं, और वो मुझे एक अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का भी अवसर देंगे। तो थैंक यू सो मच।